गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में। अभी 25 दिसंबर 2021 को लॉन्च हुआ है ये, और मोस्ट अवेटेड टेलीस्कोप है ये, हबल का सक्सेसर। 96 में बनना स्टार्ट हुआ था, 2008 में इसकी लॉन्चिंग थी, 13 साल बाद 2021 में ये लॉन्च हुआ है। वाई इट इज़ इन न्यूज़? बिकॉज ये एक टाइम मशीन बोला जा रहा है। कैसे है, क्यों है, वो हम लोग धीरे धीरे जैसे जैसे क्लास हमारी आगे बढ़ेगी उन चीज़ों को हम समझेंगे। सबसे पहले तो मैं इसके कंस्ट्रक्शन से स्टार्ट करता हूँ। अगर आप कंस्ट्रक्शन में देखेंगे तो आपको दो पार्ट दिखेंगे। एक अपर में येलो कलर की प्लेटिंग हुआ उसका लेंस, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, और बेस में आप देखेंगे तो बेस में आपको सनशील्ड मिलेगी जो सिलिकॉन और एल्यूमिनियम कोटेड है, फ्लैप है। ये सन की रेस को रोकेगा। ओके, फ्लैप जो आप नीचे की ओर देख रहे होंगे खुला हुआ, ये सनशील्ड, और ऊपर आपको दिख रहा होगा ये टेलीस्कोप है। एक चीज़ और, ये 18 रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप से मिलकर एक असेंबल बना हुआ पार्ट है जिसका डायमीटर है 6.5 मीटर, लगभग 21 फीट। आप एज्यूम करके देखिएगा ये 2 मंजिले इमारत के से भी ऊंचा हुआ। ओके, मास है इसका 6161.4 kg, हाफ ऑफ द हबल टेलीस्कोप। कंपेरिजन भी करते चल रहे हैं हम लोग साथ में। हाँ, अगर डायमीटर की बात करें तो डायमीटर जो हबल स्कोप का था वो 2.4 मीटर का है, और इसका डायमीटर 6.5 मीटर का है। ऑब्जर्व क्या करेगा ये? तो ये ऑब्जर्व करेगा 0.6 टू 28.3 माइक्रोमीटर की जो भी वेवलेंथ होंगी, इसको ये ऑब्जर्व करेगा। ये विजिबल में ऑरेंज से मिड इंफ्रारेड तक की वेवलेंथ को ये देख सकता है बड़ी आसानी से, क्योंकि जो आपका प्लेटिंग इस पे हुई है, प्लेटिंग हुई है गोल्ड की, बेरिलियम मेटल पे गोल्ड की प्लेटिंग की गई है। 100 एटम की एक लेयर लगाई गई है इसके ऊपर गोल्ड की। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में 1000 एटम की लेयर पे एक्सपेरिमेंट किया गया था, यहाँ पे 100 एटम की एक लेयर गोल्ड की लगाई गई है बेरिलियम के ऊपर। वाई गोल्ड? क्योंकि गोल्ड जो होता है वो आईआर को भी डिटेक्ट कर लेता है, इसलिए गोल्ड का यहाँ पे गोल्ड प्लेटिंग का यूज़ किया गया है। अगर आपको मैं रेड शिफ्ट के बारे में बताऊँ तो आप नीचे से देखोगे आपको दिखाया गया है बिग बैंग। बिग बैंग एक्सप्लोजन के बाद में कॉस्मॉस, गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, और ये विजिबल वाली ही जो वेवलेंथ होती है, जब हम इसको प्रिज्म पे पास करते हैं तो यही 7 कलर में टूट जाती है, विबग्योर। लास्ट वाली जो वेवलेंथ होती है वो रेड होती है, और यही रेड बढ़ते 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 अगर ये इंफ्रारेड रीजन में चली जाए तो ये हमको दिखाई नहीं देती है। और हमारे जेम्स वेब टेलीस्कोप की खास बात यही होगी कि रेड शिफ्ट वाली वेवलेंथ को ये कैच कर लेगा, और इसी के बिहाफ पे ये आगे चल के टाइम मशीन बनेगा। हम लोग देखेंगे आगे। अच्छा, थोड़ा और स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं हम लोग इसका। जैसे ये टेलीस्कोप एस्ट्रोनॉमी एंड कॉस्मोलॉजी के लिए यूज़ किया जाएगा। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है ये। न्यूटन ने 1684 ईस्वी में इसके बारे में बताया था कि अगर कोई टेलीस्कोप ले जाके हम लोग स्पेस में रख दें तो वहाँ से जो विजुअलाइजेशन हमको अपने यूनिवर्स की मिलेगी वो अर्थ सरफेस पे रह के पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में रेस का हो जाता है रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन, जिसकी वजह से वो एग्जैक्ट वेवलेंथ हमको नहीं मिल पाती। और हमारे अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो हमारी विजिबिलिटी भी सिर्फ विजिबल के लिए है, न तो इसके ऊपर वाली वेवलेंथ हम देख सकते हैं, नीचे वाली तो हार्मफुल होती ही होती हैं। ओके, अगर इसकी फोकल लेंथ की बात किया जाए तो फोकल लेंथ है 131.4 मीटर का फोकल लेंथ है। कलेक्टिंग एरिया 25.4 मीटर स्क्वायर। और ये टेलीस्कोप अपने जो हबल टेलीस्कोप है, हबल टेलीस्कोप से 100 गुना ज़्यादा ताकतवर है। इसके बारे में कहते हैं कि अगर मून पे कोई लैंप में दिया जल रहा होगा तो उसको भी अर्थ से बड़े आसानी से हम लोग देख सकते हैं। हबल टेलीस्कोप में जहाँ पे रिफ्रैक्शन या लेंस का यूज़ हुआ है, वहीं पे जेम्स वेब टेलीस्कोप में हम लोगों ने रिफ्लेक्शन का यूज़ किया है। मिरर और लेंस से आप समझिएगा। ओके, जेम्स वेब टेलीस्कोप जो होगा वो लैग्रेंजेस पॉइंट L2 पे होगा, जहाँ पे टेम्परेचर 50 केल्विन, अगर डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में हम लोग देखना चाहें तो ये -223 डिग्री सेल्सियस एंड -370 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ओके, जेम्स वेब टेलीस्कोप को मैनेज कर रहा है गॉडॉर स्पेस फ्लाइट सेंटर, यूएसए में है, मैरीलैंड,
प्लेस पड़ती है उसकी। ओके, इसको बनाने के लिए जो भी खर्च या एक्सपेंडिचर जो आया है वो कनाडा, यूएसए और यूरोप की जो स्पेस एजेंसीज हैं इन लोगों ने मिलके कंट्रीब्यूट किया है। लगभग $10 बिलियन के पास में ये पड़ता है। इंडियन रुपीज़ में अगर हम लोग देखना चाहें तो ये 74,000 करोड़ रुपए के पास में होता है। ओके, यूएसए में कुछ प्राइवेट स्पेस एजेंसी भी हैं जो सैटेलाइट को लॉन्च किया करती हैं। उसमें एक सबसे फेमस नेम है एलान मस्क का। एलान मस्क की स्पेस एक्स उनकी स्पेस एजेंसी है। फाल्कन उनका एक स्पेस रॉकेट है। एरियाना भी इसी तरीके से एक प्राइवेट एजेंसी है। जेम्स वेब टेलीस्कोप को एरियाना 5 रॉकेट लॉन्चर से ही लॉन्च किया गया है, जो पड़ता है फ्रेंच गुआना में, साउथ अमेरिका, बिल्कुल नियर इक्वेटर। इक्वेटर के पास रखने का भी एक रीज़न है, क्योंकि इक्वेटर के पास से हमारे वेब को स्लिंग शॉट बिल्कुल परफेक्ट मिला था। अभी हम लोग आगे देखते हैं स्लिंग शॉट क्या होता है। मंगल मिशन मूवी अगर आपने देखी होगी तो मंगल मिशन मूवी में जो मंगलयान को भेजा गया था वो स्लिंग शॉट का ही यूज़ करके उसको आगे भेजा गया था। ओके, अगर हम लोग नेशनल स्पेस एजेंसी की बात करते हैं तो जैसे यूएसए की है नासा, इंडिया की है इसरो, रशिया की है रॉसकॉस्मॉस, जापान की है जाक्सा, ये नेशनल स्पेस एजेंसी हैं इनकी। तो अगर मैं जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में ये सोचूं कि वो कहाँ पर किस तरीके से होगा, तो लैग्रेंजेस पॉइंट L2 जो लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है हमारे अर्थ सरफेस से, वहाँ पर ये 50 केल्विन टेम्परेचर में सन शील्ड लगा के बिल्कुल अंधेरे में बैठ के एक मिरर, जिस तरीके से हम लोग देखते हैं, जैसे आपके हाथ में मिरर दे दिया जाए और उस मिरर में आप देखें और मिरर को रोटेट करते जाएं, जहां भी आप मिरर का फेस का फ्रंट होगा वहीं पे वो चीज़ें हमको दिखाई देंगी। बिल्कुल उसी तरीके से जेम्स वेब टेलीस्कोप भी अंधेरे में बैठ के थ्रू रिफ्लेक्शन सारी चीज़ों को फॉरवर्ड करेगा हमारे अर्थ पे। एक बार मैं फिर को आपको थोड़ा सा रेड शिफ्ट के बारे में बता देना चाहता हूँ। रेड शिफ्ट क्या है? बिग बैंग हुआ होगा, आप देख रहे होंगे बिग बैंग होता है और पूरा का पूरा मैटर ये यूनिवर्स में फैलेगा, और यूनिवर्स में जब ये मैटर फैलता है तो ये डार्क मैटर में ही फैलता है, और डार्क मैटर की कुछ ना कुछ डेंसिटी तो होती ही होती है। वेवलेंथ जो भी बहुत ज़्यादा दूर से इमिट होगी, मिलियंस ऑफ लाइट ईयर दूर से, तो वो यूनिवर्स में चलते उसकी जो वेवलेंथ होती है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ करती जाती है। आप देखेंगे आपको सबसे पहले छोटी वेवलेंथ मिलेंगी, छोटी वेवलेंथ पे गामा रे, उससे वेवलेंथ थोड़ी सी ज़्यादा हुई तो एक्स रे, उससे ज़्यादा हुई तो अल्ट्रा वायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड। यूनिवर्स में इसी वेवलेंथ का बड़ा हो जाना ही रेड शिफ्ट कहलाएगा, जब हम लोग विजिबल रीजन में रेड वेवलेंथ से इंफ्रारेड में जाएंगे। तो जेम्स वेब टेलीस्कोप मेरा टाइम मशीन है। इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग थोड़ा पास्ट में चलते हैं, आज से लगभग 13.77 अरब साल पहले, यानी कि ये वो समय है जब बिग बैंग हुआ होगा। बिग बैंग होता कहाँ पे है? तो ब्लैक होल्स में होता है। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, हम लोगों ने 2019 में पहले ब्लैक होल की इमेज खींची है इवेंट हराइजन टेलीस्कोप से। M87 मैसियर गैलेक्सी का ये ब्लैक होल है। 20 लाख GB की इसकी एक इमेज थी और इसका मास है 6.5 बिलियन सोलर मास के बराबर। ये हम लोगों के सबसे पास का ब्लैक होल है जिसकी इमेज अभी हम लोगों ने ली है। ओके, यूनिवर्स को एक्सप्लेन करने के लिए 3 थियरी चलती हैं, स्ट्रिंग थियरी, बिग बैंग थियरी एंड थियरी ऑफ इन्फ्लेमेशन। यहाँ पे मैं बिग बैंग थियरी के बारे में बात करूँगा। होता क्या है कि कोई एक ब्लैक होल पड़ा था इनफाइनाइट मास का, सडनली उसमें एक्सप्लोजन होता है और ह्यूज अमाउंट में एनर्जी जो थी वो रिलीज होती है। बिग बैंग होता है 10⁻⁻41 सेकेंड के अंदर कॉस्मॉस फिनोमिना होती है, और उसके बाद में पूरा का पूरा मैटर जो था वो एक जगह पे पड़ा था। अगर आप देखोगे ब्लैक कलर का जो एक स्पॉट दिख रहा है, ये इनिशियल स्टेट थी उस मैटर की, और सारे फोर्सेज यहाँ पे क्या थे? यूनिफाइड थे। फोर्सेज यूनिफाइड थे, और इन यूनिफाइड फोर्सेस में सबसे पहला फोर्स जो अलग हुआ था वो ग्रेविटेशनल फोर्स था। ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू ग्रेविटॉन्स, बोसॉन पार्टिकल की वजह से। उसके बाद में यहाँ से अलग हुआ है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स।
हम जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, और इसी न्यूक्लियर फोर्स के आने की वजह से हमारे एटम का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। इसके बाद में यहाँ से दो वीक न्यूक्लियर फोर्स, एक वीक न्यूक्लियर फोर्स निकला है और एक निकला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जो फोटॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, चलता रहा, एक्सप्लोजन होता है, एक्सप्लोजन के बाद में मैटर का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है और उसके बाद में आती है एक डार्क एज। यहाँ तक अभी किसी भी स्टार का फॉर्मेशन नहीं हो पाया है। इसके बाद में स्टार्स का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, और पहला स्टार जो बना होगा वो बिग बैंग से लगभग 400 मिलियन ईयर्स के बाद में पहला स्टार जो बना होगा। और डेवलपमेंट ऑफ स्टेज जो थी वो गैलेक्सी की, वो चलती रही कंटिन्यूअस, चलते 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 आज के समय में आप आके देखोगे तो स्टार्स और स्टार्स के आगे जाके मिल्की वे गैलेक्सी, ये मैंने समझाने के लिए बताया है, इसी में हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का भी फॉर्मेशन हो गया है। याद रखना, डार्क मैटर जो भी होता है वो इस मैटर को एक्सिलरेट करा रहा है। यहां से एक इंफॉर्मेशन मेरे को और मिल रही है, जो हमारा यूनिवर्स है वो कॉन्टिन्यूअसली एक्सपांड करता चला जा रहा है। जिस समय बिग बैंग हुआ होगा उस समय बेसिकली होगा क्या, क्वांटम फ्लक्चुएशन होता है। हम जानते हैं मैटर की हमारी 7 स्टेज हो चुकी हैं इस समय, सॉलिड, लिक्विड, गैस, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, फर्मियोनिक कंडेंसेट, प्लाज्मा एंड क्वांटम लिक्विड। इवन अभी 2 दिन, आज 1 तारीख है, 1 तारीख को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 1 दिन पहले हमारे मध्य प्रदेश के माहो जिले के अंदर आर्मी, भारतीय सेना ने क्वांटम लैब की स्थापना भी की है। अगर हम अपनी मिल्की वे गैलेक्सी में अर्थ की बात करें तो अर्थ को बन के 4.3 अरब साल हो गया है, और एक्सप्लोजन होके 13.77 बिलियन ईयर, मतलब लगभग 13.8 अरब साल पहले बिग बैंग हुआ था। और हमारी अर्थ की आज के समय में अगर इस बतानी हो तो 4.3 बिलियन ईयर, 4.3 अरब साल है। आज से ठीक लगभग 2.3 अरब साल पहले एक ड्वार्फ प्लैनेट आके टकराया था मैक्सिको की खाड़ी के पास में, जहाँ से पूरा का पूरा मैग्मा निकल के अर्थ सरफेस पे फैल गया था। और ये जुरासिस इरा की बात है, सारे डायनासोर इसी समय में एक साथ ख़त्म हुए थे। उसके बाद में इवोल्यूशन हुआ है। आज के समय में अगर हम लोग देख रहे हैं अपने अर्थ को तो 4.3 बिलियन ईयर हो चुका है। चलो, अगर मैं एक्सप्लोजन के समय की बात करता हूँ कि ब्लैक होल्स में एक्सप्लोजन होता है और लाइट इमिट होती है, तो लाइट इमिट होने के बाद में कंटिन्यूअस वो लाइट फैलती रहेगी, और फैलेगी कहाँ, डार्क मैटर में। तो कंटिन्यूअस एक्सपांसन या कंटिन्यूअस ट्रैवल की वजह से जो भी लाइट रे होती है उसमें रेड शिफ्ट हो जाता है, और यही एडवांटेज लेगा अपना जेम्स वेब टेलीस्कोप रेड शिफ्ट को पकड़ के। ओके, थोड़ा सा लाइट ईयर के बारे में बात कर लेते हैं। 1 लाइट ईयर जो होता है वो होता है, स्पीड ऑफ लाइट की अगर बात की जाए तो वो होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो 1 मिनट में इंटू 60, 1 घंटे में इंटू 60, 1 दिन में और 1 वर्ष में, यानी 3 लाख इंटू 60 इंटू 60 इंटू 24 इंटू 365। अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो ये अप्रॉक्सीमेटली 95 बिलियंस किलोमीटर के पास में आता है, और ये अपनी मिल्की वे गैलेक्सी का डायमीटर भी है 1 लाइट ईयर का। ओके, एक केपलर टेलीस्कोप है, हबल से पहले गया था। हबल सक्सेसर था केपलर का, और हबल का सक्सेसर है जेम्स वेब टेलीस्कोप। केपलर टेलीस्कोप ने यहाँ अपने अर्थ से 110 लाइट ईयर की दूरी पर एक सुपर अर्थ खोजा है। उसका नाम रखा गया है K2-18b। जो भी टेलीस्कोप जिस भी प्लैनेट की सर्च करता है उसी के नाम पे नाम दिया जाएगा। अगर आप देख रहे होंगे तो वहाँ पे K2 लिखा है, K स्टैंड फॉर केपलर। ओके, इस सुपर अर्थ की एक खास बात है, इसका खुद का अपना एटमॉस्फेयर है, और ये अपने अर्थ के मास से लगभग 8 टाइम्स ज़्यादा इसका मास होगा। इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी उतनी स्ट्रांग होगी, ऑरोरा बोरियलिसिस की भी फिनोमिना बहुत अच्छी दिखाई देगी वहाँ पे। ओके, तो ये तो बात हो गई लाइट सी, मतलब लाइट एक वर्ष में, एक ईयर में 95 बिलियन किलोमीटर की दूरी को तय करती है। थोड़ा ह्यूमन विजिबिलिटी के बारे में भी बात कर लिया जाए तो हमारी आंखों पे जो भी इमेज बनती है वो
रिफ्लेक्शन की वजह से दिखाई देती है। जैसे अगर मैं टेलीस्कोप को देख रहा हूँगा तो लाइट रेस पे पड़ के रिफ्लेक्ट होकर मेरी रेटिना पे पड़ रही होंगी, जिसकी वजह से मुझे इसकी इमेज का फॉर्मेशन हो रहा होगा। अगर ये ऑब्जेक्ट पूरी की पूरी लाइट को एब्जॉर्व कर ले, लाइट को रिफ्लेक्ट करे ही ना, तो ये मुझे दिखाई नहीं देगा, और यही होता है ब्लैक होल्स। ब्लैक होल्स के बारे में मैंने बताया, पहली इमेज खींची गई है इसकी 16 अप्रैल 2019 में 2019 में खींची गई है। 20 लाख जीबी की इसकी एक इमेज थी। एक चीज़ और, इवेंट हराइजन टेलीस्कोप जो होता है ये 7 टेलीस्कोप को यूनिफॉर्म किया गया था पूरे अर्थ पे। आप ये मान सकते हैं कि एक टेलीस्कोप ऐसा बनाया गया था जिसका डायमीटर अर्थ के डायमीटर के बराबर होगा, और वो टेलीस्कोप लगातार लाइट चलने की वजह से, लाइट जैसे हम लोग देखते हैं कि अगर इनफाइनाइट पे सोर्स मेरा रखा गया है तो वहाँ से आने वाली जो लाइट रे होती हैं वो पैरेलल हो जाती हैं। एग्जैक्टली यही फिनोमिना होती है ब्लैक होल्स। बहुत ज़्यादा दूर होने की वजह से वहाँ से जो भी लाइट आ रही होगी वो पैरेलल हो जाती है, और उन पैरेलल लाइट में एंगुलर सेपरेशन को पकड़ने के लिए मुझे अर्थ के साइज के या अर्थ के डायमीटर के बराबर का एक टेलीस्कोप बनाना पड़ा, जिसको 7 टेलीस्कोप को डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट में रख के कोहेरेंट किया गया था। उनको एक फ्रीक्वेंसी, एक वेवलेंथ के साथ में जोड़ा गया था, और वहाँ से इसकी इमेज जो थी वो ली गई थी इवेंट हराइजन टेलीस्कोप की। ओके, ह्यूमन विजिबिलिटी के बारे में थोड़ा सा और देखते हैं। जो ह्यूमन की आई होती है वो सेंसिटिव होती है विजिबल के लिए 4000 एंगस्ट्रॉन्ग से 8000 एंगस्ट्रॉन्ग, और मेरा हबल टेलीस्कोप की जो आखिरी वेवलेंथ जो वो कैच करता था वो यही 8000 एंगस्ट्रॉन्ग वाली ही थी। पहले की भी वेव को वो कैच कर सकता था हबल टेलीस्कोप, लेकिन जो जेम्स वेब टेलीस्कोप होगा ये आईआर को भी कैच करेगा। ह्यूमन बीइंग की सेंसिटिविटी होती है 1/10 सेकेंड। अगर कोई भी चीज़ सेकेंड के 1/10वें हिस्से में होती है तो ही हम उसको देख पाते हैं, अन्यथा वो हमको दिखाई नहीं देती है। चलो थोड़ा मिल्की वे गैलेक्सी की बात करते हैं। एक चीज़ याद रखना कि प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं सोलर सिस्टम में, और सोलर सिस्टम रिवॉल्व करता है अपनी गैलेक्सी में ब्लैक होल्स के अबाउट, और गैलेक्सी जो होती हैं वो रिवॉल्व करती हैं, पूरी की पूरी गैलेक्सी में जो सब्सटेंस होगा वो इन्हीं ब्लैक होल्स के अबाउट रिवॉल्व करता है। गैलेक्सी के कोलिजन से बनते हैं क्लस्टर, और इस तरीके के कई क्लस्टर अगर एक साथ कोलिजन हो जाए उनका तो वो बनता है सुपर क्लस्टर। इसी कई तरीके के सुपर क्लस्टर से हमारे यूनिवर्स का फॉर्मेशन होता है। 2019 में हमारे भारतीय साइंटिस्टों ने एक ऐसे ही क्लस्टर की खोज किया है जिसको गॉडेस सरस्वती के नाम पे उसका नाम दिया गया है। सरस्वती क्लस्टर उसका नाम भी है। आते हैं अपने थोड़ा सोलर सिस्टम में। मिल्की वे गैलेक्सी में हमारा सोलर सिस्टम पड़ता है, और अगर इस सोलर सिस्टम को ध्यान से देखें तो सोलर सिस्टम में हमारे प्लैनेट्स का अरेंजमेंट किस तरीके से है। सबसे पहले पड़ता है मरकरी, मरकरी के बाद में वीनस, वीनस के बाद में अर्थ। जरा आप ध्यान से देखोगे तो L1 पॉइंट दिखाया गया है यहाँ पे। मरकरी, वीनस और अर्थ के बीच में L1 पॉइंट, और अर्थ और मार्स के बीच में L2 पॉइंट। ये मार्स मून से थोड़ा सा दूरी पे पड़ता है L2 पॉइंट। अभी मैं आता हूँ व्हाट इज़ L1 एंड व्हाट इज़ L2। उसके पहले अर्थ के बाद में मार्स, मार्स के बाद में पड़ता है आपका एस्टेरॉयड बेल्ट। देखो एस्टेरॉयड और मेटेरॉयड, एस्टेरॉयड बेल्ट बोला जाता है अगर वो वहाँ से चल पड़ा और हमारे एटमॉस्फेयर में इंटर कर गया तो मेटेरॉइड्स, जलने के बाद में अगर कुछ बचा है तो वो मेट्योर बोला जाता है। मेट्योर, मेटेरॉयड एंड एस्टेरॉयड आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में आता है जुपिटर, जुपिटर के बाद में सैटर्न, सैटर्न के बाद में यूरेनस, यूरेनस के बाद में नेपच्यून। प्लूटो को इस समय ग्रह का दर्जा नहीं दिया जाता क्योंकि ये केपलर के थर्ड लॉ का वायलेशन करता है। उसके बाद में पड़ती है कुपियर बेल्ट, कुपियर बेल्ट के बाद में आता है इंटरस्टेलर स्पेस, कुपियर बेल्ट के बाद में इंटरस्टेलर स्पेस। वाइजर 1 और वाइजर 2 यान जो हैं इस समय इसी स्पेस में ट्रेवल कर रहे हैं। नासा ने इनको अर्थ से छोड़ा था और इस समय ये इसी रीजन में चल रहे हैं, इंटरस्टेलर स्पेस में, काफ़ी दूर जा चुके हैं हमसे। उसके बाद में पड़ता है आउट क्लाउड। नासा के द्वारा लॉन्च किया गया एक सोलर पार्कर प्रोब है जिसने सन के कोरोना को टच कर लिया है। याद रखना, सन के कोरोना को टच कर लिया है। सोलर पार्कर प्रोब नासा का ही एक सैटेलाइट है ये। चलो थोड़ा देखते हैं हम लोग डायमेंशन के बारे में। डायमेंशन होता है क्या? सबसे पहले लीनियर डायमेंशन। अगर ऑब्जेक्ट में सिर्फ लेंथ है तो वो लीनियर ऑब्जेक्ट होगा। और प्लेनर डायमेंशन,
एक्स और वाई दो एक्सिस को ज्वाइन करने के बाद में जो प्लेन जनरेट होता है, मान लो ये एक्स एक्सिस हुई और ये वाई एक्सिस, तो ये जो प्लेन बनेगा ये बनेगा मेरा प्लेनर डायमेंशन। ये बोर्ड मेरा एक प्लेनर डायमेंशन है। स्पेस डायमेंशन में लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, जस्ट फॉर एग्जांपल क्यूब समझ लीजिए, क्यूब हमारा स्पेस डायमेंशन बनता है। और अगर इस स्पेस डायमेंशन में टाइम लग जाए तो वो बनता है मेरा स्पेस टाइम डायमेंशन। इसी स्पेस टाइम डायमेंशन में न्यूटन ने अपने सारे लॉ दिए हुए हैं। जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, उन्होंने स्पेस टाइम डायमेंशन में ही फोर्स के जनरेट होने की वजह से उन्होंने लॉ दिए हैं। न्यूटन का ही ये रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप भी है। अच्छा, फिफ्थ डायमेंशन जो होता है वो स्पेस टाइम डायमेंशन का डिस्टॉर्शन होता है। आइंस्टीन ने बताया है, आइंस्टीन ने ये माना है कि सबसे तेज जो चलने वाली चीज़ है अपने यूनिवर्स में वो लाइट है। और लाइट के रिस्पेक्ट में उन्होंने सारी चीज़ों को बताया। और उन्होंने ये बताया कि ग्रेविटी जो होती है, ग्रेविटी स्पेस और टाइम को डिस्टॉर्ट करती है। मतलब अगर कहीं पे ग्रेविटी ज़्यादा होगी तो उसके लिए टाइम धीरे धीरे चलेगा, और अगर ग्रेविटी कम हुई तो उसके रिस्पेक्ट में टाइम उस हिसाब से मूव करेगा। ओके, तो आइंस्टीन ने स्पेस टाइम को डिस्टॉर्ट करके टाइम मशीन को बनाने की बात बोली और बताया कि ग्रेविटी जो होती है वो स्पेस टाइम को डिस्टॉर्ट करती है। यही होगी हमारी टाइम मशीन जो स्पेस और टाइम को डिस्टॉर्ट कर दे। टेसरेक्ट भी बोला जाता है उसको। तो दो तरीके की टाइम मशीन हो सकती हैं। एक, पहला जो आइंस्टीन बता रहे हैं कि स्पेस और टाइम को क्या करके डिस्टॉर्ट करके आप टाइम मशीन बना लीजिए। और दूसरा तरीका, पास्ट में होने वाली चीज़ों को आप रिकॉर्ड कर दीजिए, जो जेम्स वेब टेलीस्कोप करने वाला है। तो हुआ कि नहीं मेरा टाइम मशीन ये? बिल्कुल, ये जेम्स वेब टेलीस्कोप जो होगा वो अपने यूनिवर्स या बिग बैंग्स, अपने बिग बैंग के होने के पहले की भी चीज़ों को देख की को भी बड़ी आसानी से ये कैप्चर करेगा। जस्ट वेट एंड वॉच। लैग्रेंजेस पॉइंट के बारे में थोड़ा सा बात कर लिया जाए। लैग्रेंजेस पॉइंट होता क्या है? तो फिर से न्यूटन आएंगे हमारे एक्शन में। न्यूटन ने बताया था, न्यूटन का सबसे कॉमन सा क्वेश्चन याद करिए। पहला क्वेश्चन जो न्यूटन ने किया था यही था कि सेब तो गिर गया, मून क्यों नहीं गिर रहा है? सेब गिर गया, मून नहीं गिर गया, क्योंकि मून की अपनी कुछ न कुछ ग्रेविटी है। और दो प्लैनेट एक दूसरे को अपनी ग्रेविटी से अट्रैक्ट करते हैं। दोनों का नेचर अगर अट्रैक्टिव होगा तो बीच में कोई ना कोई ऐसा एक नल पॉइंट जरूर पे होगा जहाँ पे दोनों की ग्रेविटी बराबर होगी। बस ये यही नल पॉइंट ही है लैग्रेंजेस पॉइंट। फॉर एग्जांपल, जैसे आप देखोगे सन और अर्थ के बीच में एक पॉइंट पहले पड़ता है L1 और दूसरा पॉइंट है L2। इसी L2 पॉइंट पे हमारा जेम्स वेब टेलीस्कोप जाएगा, ग्रेविटी जहाँ पे नल पॉइंट होगा ग्रेविटी इसका। ओके, थोड़ा सा अपनी अर्थ के बारे में देख लिया जाए। आप देखेंगे सामने तो अर्थ की मैंने एक इमेज बनाई है, लग तो नहीं रहा है, फिर भी मान लीजिए। अपने अर्थ की इसेंट्रिसिटी है 0.017 और इसकी स्केप वेलोसिटी है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। कुछ और हमारी अर्थ का फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से हुआ है कि जितनी भी सॉलिड और हैवी चीज़ें हैं वो कोर की अंदर की ओर गई हैं, और उनसे लाइटर चीज़ें हैं जो हैं वो धीरे धीरे ऊपर की ओर आई हैं। सबसे अंदर में पड़ता है कोर, कोर के बाद में मेंटल, मेंटल के बाद में क्रस्ट, क्रस्ट के बाद में ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर के बाद में स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर के बाद में थर्मोस्फियर, आयनोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। तो जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस से ऊपर जाते जाते हैं, मैटर की डेंसिटी जो होती है वो कम होती चली जाती है। इसमें भी अगर अपने अर्थ को देखें तो अर्थ में इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तीन लाइनों का डिवीजन किया गया है। 23.5 डिग्री ऊपर अगर हम जाते हैं नॉर्थ पोल की तरफ तो हमको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मिलता है, और 23.5 डिग्री नीचे जाते हैं तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मिलता है। बीच में पड़ता है इक्वेटर। अर्थ के रोटेशन की वजह से एक एडिशनल फोर्स आता है, कोरियोलिसिस फोर्स, और यही कोरियोलिसिस फोर्स काम करता है स्लिंग शॉट का। अगर आप इक्वेटर से ऊपर या नीचे हैं तो एक कंपोनेंट आपको एक्स्ट्रा लगेगा जो आपको डाइवर्ट करेगा आपके पाथ से। लेकिन अगर आप इक्वेटर से स्लिंग शॉट देते हैं तो वो इक्वेटर से बिल्कुल उसी पोजीशन पे वो ऊपर उठते हुए चला जाता है। कोरियोलिसिस फोर्स की वजह से स्लिंग शॉट मिलता है। जहां पे मैंने आपको फ्रेंच गुआना लिख के दिखाया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आप देखोगे इक्वेटर यहीं पे पड़ता है। कैनेडी स्पेस सेंटर यहीं से है। एरियान 5 रॉकेट लॉन्चर जो था वो हमारे जेम्स वेब टेलीस्कोप को यहीं से लेके उड़ा था। एक चीज़ और, मैं आपको ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के बारे में बताना चाहता हूँ। तो अपने अर्थ में 3 चीज़ें चलती हैं, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड एंड एल्टीट्यूड। लैटिट्यूड
इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये सारी लैटिट्यूड्स हैं। लॉन्गिट्यूड नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल और साउथ पोल को ज्वाइन करने वाले जो सर्कल होंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, वो बनेंगे मेरे लॉन्गिट्यूड। एल्टीट्यूड, आप अर्थ सरफेस से कितनी ऊंचाई पे हैं, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जीपीएस भी यही बोला जाता है। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। और अगर मैं सैटेलाइट की बात करता हूं तो किसी भी प्लेनेट के दो टाइप के सैटेलाइट हो सकते हैं, आइदर नेचुरल और आर्टिफिशियल। और ये जो सैटेलाइट होते हैं वो तीन तरीके से मूव कर सकते हैं अपने प्लेनेट पे। वो पोलर, सिंक्रोनस सैटेलाइट एंड जियो स्टेशनरी। अगर नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे हमारा सैटेलाइट चले तो वो पोलर सैटेलाइट। इक्वेटर से किसी एक एंगल थीटा पे अगर वो रोटेट कर रहा है तो वो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट होगा, वो सिंक्रोनस सैटेलाइट। और अर्थ के रोटेशन के बराबर अगर वो मूव कर रहा है, यानी वो हर समय एक जगह अर्थ के ऊपर रुका हुआ होगा, तो वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है। हमारा एक नाविक, बिल्कुल जैसे जीपीएस सिस्टम है उन लोगों का, गूगल, अपने इंडिया का भी एक नाविक सिस्टम है। 7 सैटेलाइट हैं जिसमें 4 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हैं। आप थोड़ा गूगल करके उनके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब मैं चलता हूँ जेम्स वेब टेलीस्कोप के लॉन्चिंग की ओर।